चलिए इस सेशन में हम बात करेंगे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स। तो जीएसटी लॉ में टैक्स इनवॉइस के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, क्रेडिट नोट्स के रिगार्डिंग, डेबिट नोट्स के रिगार्डिंग क्या बातें बताई गई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं इनवॉइस की, तो इनवॉइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए ए के द्वारा बी को कोई सेल की गई, तो जो इनवॉइस होता है वो बेसिकली आपका जो टाइटल पास ऑन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है। दैट मींस सेल करने के बाद जो नया ओनर होगा उन गुड्स के रिगार्डिंग, वो होगा बी, ना कि ए। तो जनरली एक इनवॉइस की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी सेल परचेज की ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जाती है, तो इन दैट सिचुएशन एक डॉक्यूमेंट सेलर के द्वारा बायर को दिया जाता है, जिसे कहा जाता है इनवॉइस। और ये इनवॉइस, ये डॉक्यूमेंट इसलिए दिया जाता है जिससे कि उस गुड्स के रिगार्डिंग जो टाइटल है, जो ओनरशिप है, वो पास ऑन की जा सके, ट्रांसफर की जा सके। तो अगर हम बात करें सिंपली इनवॉइस की, तो इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट है जो बिटवीन द सेलर एंड द बायर जो है वो सेलर के द्वारा बायर को दिया जाता है, जिसके जरिए वो जो उस गुड्स की जो ओनरशिप है वो पास ऑन की जाती है। लेकिन इसके अलावा भी इनवॉइस के अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई होती है, मेंशन की गई होती है। जैसे कि ए के द्वारा बी को क्या गुड्स सेल की गई है, दैट इज नेम ऑफ द गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, किस डेट में सेल की गई है, कितनी अमाउंट चार्ज की गई है सेलर के द्वारा उन गुड्स के रिगार्डिंग, अगर कोई टैक्स कलेक्ट किया गया है तो कितनी टैक्स अमाउंट कलेक्ट की गई है, कोई डिस्काउंट दिया गया है तो कितना डिस्काउंट दिया गया है। पेमेंट्स के रिगार्डिंग भी कुछ टर्म्स हैं, वो भी इनवॉइस के अंदर मेंशन की जा सकती है। जैसे कि ए के द्वारा जब बी को सेल की गई, तो बी को कितने दिनों के अंदर जो पेमेंट है वो ए को देनी होगी। तो इस तरह एक इनवॉइस के अंदर काफी सारी जो है बातें आपको देखने को मिलेगी। एक कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेलर के द्वारा बायर को दिया जाता है। लेकिन जीएसटी लॉ में बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो एक इनवॉइस के अंदर होना जरूरी है। अगर मैं बात करूं जीएसटी प्रोस्पेक्टिव से, तो आप देखेंगे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, एक वर्ड्स है जो बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। लेट से ए के द्वारा बी को कुछ गुड्स सेल की गई, 100 रुपीज की गुड्स अमाउंट है, प्लस 18 रुपीज का जीएसटी जो है वो चार्ज किया गया है। टोटल अमाउंट 118 रुपीज बी से कलेक्ट की गई है बाय दी ए। इसके बाद बी जो है ये गुड्स फर्दर सेल कर देता है मिस्टर सी को। तो बी के द्वारा जब सी को गुड्स सेल की जाती है, तो बी जो है 120 रुपीज जो है गुड्स वैल्यू के लिए चार्ज करता है, प्लस 18% जीएसटी, दैट इज 21.6 जो है जीएसटी चार्ज किया जाता है बाय दी मिस्टर बी। तो टोटल अमाउंट यहां पर सी से कलेक्ट की जाती है 141.60 पैसा। तो हमने देखा था कि बी के लिए अगर हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें कि जीएसटी कितना गवर्नमेंट को पे करना है, तो यहां पर मिस्टर बी के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। आउटपुट लायबिलिटी है 141.60, लेस करते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज जो परचेज करते हुए पे किया गया, जो टैक्स परचेज करते समय पे किया गया, वो हमारे लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो यहां पर सॉरी, आउटपुट लायबिलिटी हमारी होगी 21.60 पैसा, दैट इज टैक्स अमाउंट जो कि जीएसटी चार्ज किया गया है फ्रॉम द मिस्टर सी।
और 18 रुपीज हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो 3 रुपीज 60 पैसा जो है वो हमारी नेट लाइबिलिटी है जो पे की जानी है बाय द मिस्टर बी टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को 3 रुपीज 60 पैसा मिस्टर बी के द्वारा पे किया जाएगा। तो हम जीएसटी में देखेंगे कि हमें गवर्नमेंट को यह बताना होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हमने कितनी सेल की है, कितनी परचेज की है, हमारी कितनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है और हमारी क्या नेट टैक्स लायबिलिटी है जो हमें पे करनी है। तो उन जीएसटी रिटर्न्स के अंदर हम सेल रिकॉर्ड्स, परचेज रिकॉर्ड्स जो है वो मेंशन करते हैं। तो ये सभी आप देखेंगे, ये सभी वर्किंग्स जो है आप सिर्फ और सिर्फ इनवॉइसेस की वजह से ही कर पाते हैं। अगर आपने सही से इनवॉइस मेंटेन किए हैं तो आप उन इनवॉइसेस के बेसिस पर आप अपनी सेल्स, परचेज, आउटपुट लायबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए इनवॉइस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और हम देखेंगे जीएसटी लॉ के अंदर बहुत सारी कंडीशंस बताई गई हैं जो कि इनवॉइसेस से रिलेटेड है। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं तो दैट मींस मिस्टर बी अगर 18 रुपीज का टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं जो उन्होंने मिस्टर ए को पे किया है, तो उसके लिए उनके पास टैक्स इनवॉइस का होना जरूरी है। तो बात आई इनवॉइस में और टैक्स इनवॉइस में क्या डिफरेंस है। तो अगर मान लीजिए ए के द्वारा बी को सेल की गई और ए जो है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो दैट मीन्स एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। तो वो अगर कोई भी सेल करेगा तो उसके लिए वो क्या इशू करेगा, इनवॉइस इशू करेगा। और इस इनवॉइस के अंदर कोई टैक्स अमाउंट नहीं होगी क्योंकि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है वो किसी भी व्यक्ति से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। ये भी हम देखेंगे थोड़ी ही देर में, एक सेक्शन है जिसमें साफ साफ ये बात बताई गई है। और अगर मान लीजिए ए है जो वो बी को सेल करता है और ए एक रजिस्टर्ड पर्सन है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी लॉ के तहत, और जो सेल की गई गुड्स है वो टैक्सेबल गुड्स है, तो ऐसे में वो क्या इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। और इसी टैक्स इनवॉइस के बेस पर मिस्टर बी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा। तो ध्यान रखें, जहां पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता बाय द सेलर, वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो क्या इशू करेगा, सिंपली एक इनवॉइस इशू करेगा। लेकिन अगर सेलर जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल गुड्स सेल कर रहा है, तो वो एक टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। उस इनवॉइस के अंदर टैक्स अमाउंट भी मेंशन की जाएंगी, टैक्स रेट भी मेंशन की जाएंगी। तो इनवॉइस अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जीएसटी लॉ के तहत। इसके रिगार्डिंग जो सबसे पहली बात करता है सेक्शन 31, दैट इज टैक्स इनवॉइस। ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग taxable goods shall before or at the time of removal of goods for supply to the recipient where the supply involves movement of goods, and second at the time of delivery of goods or making available thereto to the recipient in any other case। तो यहां पर सिंपली ये बताया गया है कि अगर जो सेलर है वो जीएसटी लॉ के तहत एक रजिस्टर्ड पर्सन है और वो क्या कर रहा है, गुड्स की सप्लाई कर रहा है। सप्लाई ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन 7 में बहुत डिटेल में बताया गया है। सप्लाई इंक्लूड सेल,
ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो गुड्स की अगर सप्लाई की जा रही है, कौन सी गुड्स? टैक्सेबल गुड्स। दैट मीन्स वो गुड्स विच इज हैविंग ए टैक्स रेट, लेट्स से 5%, 18%, 12%, 28%। तो जब भी इन गुड्स की सप्लाई होगी और अगर ये सप्लाई के अंदर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है, दैट मीन्स गुड्स सप्लायर के प्लेस से रेसिपिएंट के प्लेस पर मूव करेगी, तो ऐसे में बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, उस गुड्स को रिमूव करने से पहले या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल, जिस समय वह रिमूव हो रही है, उस समय सेलर के द्वारा रेसिपिएंट को एक टैक्स इनवॉइस इशू किया जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर भी हमने देखा था, जब हमने बात की थी कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो कब अराइज होती है, तो उसके लिए हमने वहां पर बात की थी, जब आप गुड्स की मूवमेंट करते हैं तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, या तो आप गुड्स रिमूव करने से पहले टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, या जिस समय रिमूव कर रहे हैं उसके साथ ही आप टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे टू दी रेसिपिएंट, टू दी बायर। और अगर मान लीजिए गुड्स के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं है, आपने एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कोई गुड्स आपकी रखी हुई है, आपने बायर को कहा कि आप वहीं पर वो गुड्स जो है कलेक्ट कर लीजिए, तो ऐसे में जिस समय आप उन गुड्स को अवेलेबल कराते हैं बायर को, उस समय आप क्या करेंगे? एक टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे टू दी बायर। तो इसका मतलब अगर आप कोई गुड्स की मूवमेंट करते हैं, कोई गुड्स की सप्लाई करते हैं, और अगर आपने मान लीजिए टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया, तो इसका मतलब आपने सेक्शन 31 का जो है कॉन्ट्रावेंशन किया है, डिफॉल्ट किया है। तो जब भी कोई बायर गुड्स परचेज करेगा सेलर से, वो एक टैक्स इनवॉइस के साथ उन गुड्स को जो है मूव करेगा फ्रॉम द प्लेस ऑफ सेलर टू द प्लेस ऑफ रेसिपिएंट। और अगर मान लीजिए रास्ते में आपके पास गुड्स तो हैं, लेकिन उनके रिगार्डिंग जो टैक्स इनवॉइस है वो नहीं है, और जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, जीएसटी ऑफिसर के द्वारा चेकिंग की जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है, तो ऐसे में आपको जो है जीएसटी लॉ के तहत आपने जो कॉन्ट्रावेंशन किया है उसके लिए आपको जो है पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। तो इसका मतलब सीधा सा है, सेलर की ड्यूटी है कि जब भी वो सेल करेगा, जब भी वो सप्लाई करेगा और गुड्स को रेसिपिएंट प्लेस तक पहुंचाता है, तो बिफोर रिमूवल, अपने प्लेस से वो गुड्स रिमूव होने से पहले वो एक टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। और अगर मान लीजिए गुड्स की मूवमेंट नहीं है, तो जिस समय वो गुड्स को अवेलेबल करा देता है टू दी रेसिपिएंट, उस समय वो क्या करेगा? एक टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। सेल इशू ए टैक्स इनवॉइस, और उस टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या दिखाना है? शोइंग द डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स, द टैक्स चार्ज देयरो। तो क्या क्या? डिस्क्रिप्शन, दैट इज नेम ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने जो है सप्लाई की है, वैल्यू ऑफ गुड्स, उन गुड्स की वैल्यू कितनी है, उन पर कितना टैक्स चार्ज किया है, ये सभी बातें किसमें होनी चाहिए? उस टैक्स इनवॉइस के अंदर होनी चाहिए। एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, इनके अलावा और बहुत सारे पर्टिकुलर्स बताए गए हैं जो एक टैक्स इनवॉइस के अंदर होना जरूरी है। इसके लिए रूल 46, 46A और रूल 48 के अंदर हम देखेंगे वो क्या क्या पर्टिकुलर्स है जो एक टैक्स इनवॉइस के अंदर होना जरूरी है। तो एक बात आपको यहां पर समझनी है कि अगर गुड्स की सप्लाई हो रही है, तो गुड्स की सप्लाई के केस में अगर गुड्स के अंदर मूवमेंट है, आप जो है सेलर प्लेस से रेसिपिएंट प्लेस पर गुड्स मूव कर रहे हैं, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, उन गुड्स को रिमूव करने से पहले या जिस समय रिमूव कर रहे हैं उस समय टैक्स इनवॉइस इशू होना जरूरी है। अगर सेलर ने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया तो उसने सेक्शन 31 का कॉन्ट्रावेंशन किया है, उसको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। और अगर गुड्स के अंदर मूवमेंट नहीं है, सिंपली एक पर्टिकुलर लोकेशन पर गुड्स अवेलेबल करा दी गई है टू दी रेसिपिएंट, टू दी बायर, इन दैट सिचुएशन आप क्या करेंगे? जिस समय आप गुड्स को अवेलेबल करा देंगे
उस समय टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। तो ऐसे में उस टैक्स इनवॉइस के अंदर डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स और टैक्स जो चार्ज किया गया है वो सभी डिटेल्स टैक्स इनवॉइस के अंदर होना जरूरी है। Provided that the government may, on the recommendation of the council by notification, specify the category of goods or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued within such time and in such manner as may be prescribed। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि गवर्नमेंट हो सकता है कुछ गुड्स के केसेस में जो है टैक्स इनवॉइस इशू करने की जो टाइम लिमिट है, जो टाइम है, उसके रिगार्डिंग जो है कोई मैनर प्रिस्क्राइब कर सकती है। वो बाय द नोटिफिकेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफाई किया जाएगा और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, जब जो है काउंसिल रिकमेंड करेगी तो ऐसे में क्या करेगी, गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगी, उसके अंदर बताएगी कुछ सिलेक्टेड गुड्स के केस में, कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स के केसेस में जो टैक्स इनवॉइस इशू करने की जो टाइम लिमिट है वो जो है अलग हो सकती है, मैनर जो है वो अलग हो सकता है। उसके बाद सबसेक्शन 2 में बताया गया ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज। तो सबसेक्शन 1 में हमने बात की थी टैक्सेबल गुड्स की, जबकि सबसेक्शन 2 में बताया गया टैक्सेबल सर्विसेज के रिगार्डिंग कब आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। तो इसके लिए बताया गया बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बट विद इन ए प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो सर्विसेज के केस में कहा गया आप सर्विस प्रोवाइड करने से पहले भी टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद भी टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। तो जैसा हमने गुड्स के केस में देखा था कि गुड्स के केस में तो रिमूवल होने से पहले या फिर रिमूवल के समय टैक्स इनवॉइस इशू किया जाना जरूरी है, लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसी कोई लिमिट नहीं लगाई गई। सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले भी आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद भी टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। लेकिन हम देखेंगे रूल्स के अंदर एक कंडीशन लगाई गई विद इन 30 डेज फ्रॉम द प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज। जिस दिन आप सर्विस प्रोवाइड कर देते हो उसके 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर टैक्स इनवॉइस इशू करना जरूरी है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी और आप 1 साल तक टैक्स इनवॉइस इशू ही ना करें। तो ऐसे में एक टाइम लिमिट दे दी गई कि सर्विस प्रोवाइड करने के बाद 30 डेज के अंदर आपको जो है टैक्स इनवॉइस इशू करना जरूरी है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। और उस टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या बताना होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस, क्या सर्विस प्रोवाइड की गई है, क्या वैल्यू ऑफ सर्विस है और कितना टैक्स चार्ज किया है। सर्विसेज के केस में क्वांटिटी की कोई बात नहीं होती, इसलिए यहां पर क्वांटिटी वर्ड यूज नहीं किया गया है। एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब। तो हम देखेंगे रूल 46, 46A, 48 के अंदर काफी सारे पर्टिकुलर्स बताए गए हैं जो एक इनवॉइस के अंदर होना जरूरी है। Provided that the government may, on the recommendation of the council by notification, specify the category of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued within such time and in such manner as may be prescribed। तो यहां पर भी वही बात की गई है जैसे गुड्स के केसेस में बात की गई थी कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ सर्विसेज के केस में जो टाइम लिमिट है वो चेंज कर सकती है, जो मैनर है वो चेंज कर सकती है, लेकिन ये कब होगा, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी और गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस मेंशन्ड देयरइन, specify the category of services in respect of which any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice। गवर्नमेंट कुछ केसेस में बताएगी कि कुछ सप्लाई ऐसी होंगी जिनके केसेस में टैक्स इनवॉइस की जगह अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी इशू किया जाएगा तो वो टैक्स इनवॉइस ही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में हम देखेंगे जो
टिकट इशू की जाती है उस टिकट को ही इनवॉइस माना जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ सप्लाईज के केसेस में जो अदर डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में टिकट इशू की जाती है, तो टिकट को ही क्या मान लिया जाएगा, इनवॉइस मान लिया जाएगा। इसी तरह हम बैंक्स के केस में भी देखेंगे, बैंक के केस में भी जो आपके बैंक चार्जेस लगाए जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है बैंक क्या करेगा, पूरे महीने में जितने भी चार्जेस लगाए उनके लिए कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करेगा। तो जो बताया गया था कि स्पेसिफाई कैटेगरी, कुछ कैटेगरी को स्पेसिफाई किया जाएगा जहां पर टैक्स इनवॉइस इशू करने की जो टाइम लिमिट है वो अलग हो सकती है और जो मैनर है वो अलग हो सकता है। तो बैंक के केस में हम देखेंगे, बैंक जो है बैंक चार्जेस पर जीएसटी चार्ज करता है, तो वो ऐसा नहीं करता कि जितने भी चार्जेस लगाए गए हैं सबके लिए अलग अलग टैक्स इनवॉइस आपको इशू करेगा। वो पर्टिकुलर मंथ में जितने भी चार्जेस होंगे उनको एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करेगा, तो वहां पर जो इनवॉइस इशू करने का जो मैनर है वो अलग हो जाता है। और हो सकता है कुछ केसेस में ये स्पेसिफाई किया जाए कि देयर इज नो नीड टू इशू टैक्स इनवॉइस, दैट इज टैक्स इनवॉइस मे नॉट बी इशूड। तो ये बेसिकली कुछ सिलेक्टेड सप्लाईज के केस में ही नोटिफाई किया जाए। रूल्स के अंदर हम देखेंगे काफी सारे केसेस हैं जहां पर आपके ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, जहां पर अदर डॉक्यूमेंट्स को ही टैक्स इनवॉइस माना जाएगा। उसके बाद notwithstanding anything contained in subsection 1 and subsection 2, a registered person may within 1 month from the date of issuance of certificate of registration and in such manner as may be prescribed issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effect from the date of registration till the date of issuance of a certificate of registration to him। तो यहां पर सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं जिसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने देखा था जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस को जब हमने डिस्कस किया, तो जब आप 20 लाख रुपीस से ज्यादा की सप्लाई करते हैं, आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 लाख रुपीस से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड होना पड़ता है। कुछ केसेस में ये लिमिट जो है 40 लाख रुपीस बताई गई। अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है तो वहां पर 40 लाख रुपीस से ज्यादा की अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स है, जून 21 में इनकी जो एग्रीगेट टर्नओवर थी, लेट से वो एग्रीगेट टर्नओवर थी 18 लाख रुपीस। आफ्टर दैट जुलाई 21 में इनकी एग्रीगेट टर्नओवर थी 19 लाख रुपीस। अब इनको लगा कि एग्रीगेट टर्नओवर जो है 20 लाख रुपीस से ज्यादा क्रॉस हो जाएगी, तो ये क्या करते हैं, अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देते हैं। और लेट से 15 अगस्त तक इनकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 लाख रुपीस को क्रॉस कर जाती है, लेकिन अभी तक 15 अगस्त तक इनका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव नहीं हुआ है। और जब तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होगा, जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप जो है जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। तो 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त इन्होंने लेट से 60,000 रुपीस की जो है गुड्स सप्लाई की। और जैसा कि इनके पास अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था, इन्होंने 60,000 रुपीस की गुड्स पर टैक्स चार्ज नहीं किया। और 18 अगस्त को इनका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हो जाता है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो अप्रूवल डेट है, लेट से वो हम मान लेते हैं
12 ऑफ अगस्त, 12 अगस्त को जो है इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त की डेट से अप्रूव होता है। तो ऐसे में कहा गया कि जो ये गुड्स की सप्लाई की गई है 60,000 रुपीज की, जिन पर टैक्स चार्ज नहीं किया गया है, इनके लिए क्या किया जाएगा, रिवाइज्ड इनवॉइस इशू किया जाएगा। और उस इनवॉइस में, रिवाइज्ड इनवॉइस में टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो 12 अगस्त से जो भी सप्लाई की गई जिन पर टैक्स चार्ज नहीं किया गया, रीजन बीइंग उस समय जीएसटी नंबर नहीं था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हुआ था, इस वजह से जीएसटी चार्ज नहीं किया गया। लेकिन जो जीएसटी अप्रूवल डेट है वो 12 ऑफ अगस्त है, तो 12 अगस्त से लेकर जितनी भी सप्लाई की गई है उन सभी सप्लाई के रिगार्डिंग क्या किया जाएगा, एक महीने के अंदर जो है रिवाइज्ड इनवॉइस इशू किया जाएगा और उसके अंदर टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो यहां पर फिर से हम एक बार रीड करते हैं, ए रजिस्टर्ड पर्सन में विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस डेट में सर्टिफिकेट इशू किया गया है उस डेट से एक महीने के अंदर, इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, इशू ए रिवाइज्ड इनवॉइस against the invoice already issued during the period beginning with the effect from the date of registration till the date of issuance of certificate। तो 12 अगस्त की डेट से आपका जो सर्टिफिकेट है वो इफेक्टिव किया गया, लेकिन 18 अगस्त को आपको जो है सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो जिस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ उस डेट से लेकर जिस डेट में आपको सर्टिफिकेट इशू किया गया उस डेट तक जितनी भी आपने सप्लाई की है विदाउट टैक्स, उसके लिए आप रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है और जो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट है वो सेम रहता है, लेकिन अगर किसी वजह से आपके केस में डिफरेंस है तो ऐसे में डेट ऑफ इशू, जो डेट ऑफ इफेक्टिव डेट है रजिस्ट्रेशन की, उस डेट से लेकर इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक अगर आपने कोई भी सप्लाई की है जिस पर आपने टैक्स चार्ज नहीं किया, उसके लिए आप जो है विद इन 1 month आप उनको रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करेंगे और टैक्स अमाउंट चार्ज करेंगे। के बाद नेक्स्ट बताया गया कि ए रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट issue a tax invoice if the value of the goods or services or both supplied is less than 200 rupees। तो मान लीजिए ए एक सेलर है, वो बी को सेल करता है, सी को सेल करता है, डी को सेल करता है, ई को सेल करता है, और जितनी भी सेल है उन सभी की जो वैल्यू है वो 200 रुपीज से कम है। ये 200 रुपीज जो है इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट है, इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट है। 200 रुपीज से कम की जो वैल्यू है, तो ऐसे में कहा गया कि टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस भी आप इशू कर सकते हैं। तो रूल्स के अंदर हम देखेंगे वहां पर बताया गया है कि आप जो है कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हैं। हालांकि हम देखेंगे कंसोलिडेटेड इनवॉइस उन्हीं केसेस में किया जा सकता है जहां पर जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि अगर मान लीजिए बी भी रजिस्टर्ड है, सी भी जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, डी भी जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे में आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। रीजन भी इससे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो उनको नहीं मिलेगा। तो हम देखेंगे अगर अनरजिस्टर्ड बायर है, रेसिपिएंट है, तो उस केस में आप पूरे दिन के लिए आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हैं। दैट मींस सभी सप्लाईज के लिए एक ही इनवॉइस बना सकते हैं। तो हम बहुत बार देखते हैं जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं, जैसे प्रोविजनल स्टोर्स होते हैं, जो परचून की दुकान है, जहां पर बहुत कम वैल्यूज की गुड्स सप्लाई की जाती है और पूरे दिन में जो है मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस, मोस्ट ऑफ द सप्लाईज जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन को की जाती है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है जो वैल्यू होनी चाहिए पर सप्लाई 200 रुपीज से कम होनी चाहिए। तो रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इशू ए टैक्स इनवॉइस
if the value of the goods or services or both supplied is less than 200 rupees. उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, a registered person supplying exempted goods or exempted services. अभी तक हमने सेक्शन 31 में, सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 2 में जो बात की थी, वो बात की थी टैक्सेबल गुड्स की, टैक्सेबल सर्विसेज की। तो टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज के लिए आप क्या इशू करेंगे? टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। दैट मींस टैक्स प्लस इनवॉइस। इनवॉइस के अंदर जो इनवॉइस, जो गुड्स की जो डिटेल्स होती है वो तो होंगी ही, साथ में टैक्स डिटेल्स भी होंगी। लेकिन अगर आप जो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, वो एग्जम्प्टेड है, दैट मींस उन पर कोई टैक्स रेट है ही नहीं, या फिर फुल रेट जो एग्जम्पशन है वो प्रोवाइड की गई है, तो ऐसे में टैक्स की तो कोई बात ही नहीं होगी। तो इसलिए कहा गया वहां पर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा। वहां पर आप क्या इशू करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई। तो अगर कोई व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, दैट मींस मिस्टर ए है जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, और वो बी को सेल करते हैं, लेकिन जो सेल कर रहे हैं वो गुड्स या वो सर्विस जो है वो एग्जम्प्टेड है या नील रेटेड है, तो ऐसे में कहा गया कि टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जाएगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू की जाएगी। रीजन मैंने आपको बता दिया, एग्जम्प्टेड गुड्स है, कोई टैक्स की बात नहीं है, तो इसलिए कहा गया जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा वो टैक्स इनवॉइस नहीं होगा, वो होगा बिल ऑफ सप्लाई। बिल मींस सिंपली इनवॉइस ऑफ सप्लाई, जो आपने सप्लाई की है उसका एक सिंपल इनवॉइस होगा। जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे वो वर्ड्स यूज किए जाएंगे बिल ऑफ सप्लाई। इसी तरह हमने सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम को डिस्कस किया था, और कंपोजिशन स्कीम के अंदर हमने देखा था कि जो कंपोजिशन डीलर होगा वो जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा वो कहलाएगा बिल ऑफ सप्लाई। रीजन वही है, कंपोजिशन डीलर जो है वो कस्टमर से, रेसिपिएंट से, बायर से टैक्स चार्ज नहीं कर सकता है, तो इसीलिए जब टैक्स चार्ज ही नहीं किया जा रहा है तो इसीलिए वहां पर भी कोई टैक्स इनवॉइस की बात नहीं होगी। कंपोजिशन डीलर अगर कोई भी सेल करेगा तो वो जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा वो कहलाएगा बिल ऑफ सप्लाई। तो ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग exempted goods or services or both, or paying tax under the provision of section 10, that is composition dealer shall issue instead of a tax invoice a bill of supply containing such particulars and in such manner as may be prescribed। तो अगेन कुछ पर्टिकुलर्स है जो आपके रूल्स के अंदर बताए जाएंगे, जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। वो पर्टिकुलर्स उस बिल ऑफ सप्लाई में होने चाहिए। Provided that the registered person may not issue a bill of supply if the value of the goods or services or both supplied is less than 200 rupees subject to such condition and in such manner as may be prescribed। तो अगेन वही बात यहां पर बताई गई है, अगर आप 200 रुपीज से कम वैल्यू की गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में आपको जो है सेपरेट बिल ऑफ सप्लाई इशू करने की जरूरत नहीं है, आप एक कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई भी इशू कर सकते हैं। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2, a registered person shall on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both issue a receipt voucher or any other document containing such particulars as may be prescribed। तो अगेन यहां पर बताया गया ए बी। ए जो है मान लीजिए कोई पर्टिकुलर मशीन जो है वो सेल करता है, तो बी ने क्या किया, बी ने मशीन परचेज करने के लिए एडवांस पेमेंट की, एडवांस पेमेंट की। लेट्स से गुड्स जो मशीन की वैल्यू है वो मशीन की वैल्यू है 20 लाख रुपीस, और जो एडवांस पेमेंट की गई है वो है 2 लाख रुपीस। तो ऐसे में अभी सिर्फ एडवांस की पेमेंट की गई है,
कोई गुड्स की सप्लाई अभी नहीं की गई है। तो जैसा कि हमने देखा था, जब गुड्स की सप्लाई करते हैं तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, जब गुड्स रिमूव होगी उससे पहले या रिमूव हो रही है उस समय जो है टैक्स इनवॉइस इशू किया जाएगा। लेकिन यहां पर अभी फिलहाल कोई रिमूवल की बात नहीं है, अभी सिर्फ एडवांस दिया गया है। तो ऐसे में टैक्स इनवॉइस इशू करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है बिफोर रिमूवल और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। अभी सिर्फ एक एडवांस पेमेंट ली गई है और 3 मंथ्स के बाद जो है गुड्स डिलीवर की जानी है। तो ऐसे में कहा गया कि इस 2 लाख रुपीज के एडवांस के लिए आप क्या इशू करेंगे, रिसिप्ट वाउचर इशू करेंगे। और अगेन रिसिप्ट वाउचर के जो पर्टिकुलर्स हैं वो रिसिप्ट रूल्स के अंदर बताए जाएंगे, वो पर्टिकुलर्स उस रिसिप्ट वाउचर के अंदर होना जरूरी है। तो ए रजिस्टर्ड पर्सन शेल ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट with respect to any supply of goods or services or both issue a receipt voucher or any other document containing such particulars as may be prescribed। तो रूल्स के अंदर आपको बताया जाएगा कि एक रिसिप्ट के अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर्स होने चाहिए। where on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both, the registered person issue a receipt voucher, but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued in pursuance thereof, the said registered person may issue to the person who had made the payment a refund voucher against such payment। तो यहां पर कहा गया, मान लीजिए किसी वजह से बी ने वो जो मशीन परचेज करनी थी वो कैंसिल कर दी और ये 2 लाख रुपीज जो है वो ए के द्वारा बी को रिफंड किए गए। तो ऐसे में एक रिफंड वाउचर यहां पर इशू किया जाएगा बाय द मिस्टर ए टू बी। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी एडवांस पेमेंट की बात होगी, तो हमने टाइम ऑफ सप्लाई में भी डिटेल में डिस्कस किया था, अगर एडवांस पेमेंट गुड्स के रिगार्डिंग है तो अभी के लिए जो जीएसटी है वो एडवांस पेमेंट पर नहीं लगता, डेफर किया गया है। लेकिन अगर सर्विसेज के रिगार्डिंग आपने कोई एडवांस रिसीव किया है तो उस पर टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको जीएसटी पे करना होगा। तो जब हम रिसिप्ट वाउचर के पर्टिकुलर्स देखेंगे रूल्स के अंदर, तो आप देखेंगे रिसिप्ट वाउचर के अंदर आपको टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट भी मेंशन करनी होती है। तो बहुत सारे लोगों को अगर ये लगता है कि जितना एडवांस दिया गया है सिंपली उसके लिए एक रिसिप्ट इशू की जानी है, तो ऐसा नहीं है। रूल्स के अंदर हम देखेंगे बहुत सारे पर्टिकुलर्स बताए गए हैं जो टैक्स इनवॉइस के अंदर होने चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई के अंदर होने चाहिए, रिसिप्ट वाउचर के अंदर होने चाहिए, रिफंड वाउचर के अंदर होने चाहिए, पेमेंट वाउचर के अंदर होने चाहिए। तो इसलिए जब भी आप कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, रिसिप्ट वाउचर इशू करते हैं या फिर बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, तो मेक श्योर रूल्स के अंदर जो जो पर्टिकुलर्स बताए गए हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर होने जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे में 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, अगर आपने जो रूल्स के अंदर पर्टिकुलर्स बताए गए हैं उनको इंक्लूड नहीं किया है। आफ्टर दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन who is liable to pay tax under section 9 subsection 3 section 9 subsection 4 shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of the receipt of goods or services or both। तो यहां पर बेसिकली जो बात की गई है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात की गई है। ए है, बी है। ए जो है वो मान लीजिए जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है और ए के द्वारा बी को कुछ गुड्स सेल की गई है और मान लीजिए ये जो गुड्स है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंडर कवर होती है। हमने काफी सारी गुड्स को देखा था जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत इंक्लूड की जाती है। तो ऐसे में अगर बी जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है तो बी क्या करेगा, बी एक इनवॉइस
बनाएगा, क्रिएट करेगा। यहां पर आप देखेंगे जो प्रैक्टिकली होता है वैसा कुछ नहीं हो रहा। प्रैक्टिकली ए एक सेलर है, वो एक इनवॉइस जो है मिस्टर बी को प्रोवाइड करता है, लेकिन ए जो है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, बी जो है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है। और मान लीजिए ऐसी कोई गुड्स परचेज कर रहा है जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत बी के द्वारा टैक्स पे किया जाना है, तो बी क्या करेगा, बी खुद को ही एक इनवॉइस इशू करेगा और उस इनवॉइस में जो गुड्स है उनकी डिटेल मेंशन करेगा। A registered person who is liable to pay tax under section 9 subsection 3 section 9 subsection 4 shall issue an invoice। यहां पर सिर्फ इनवॉइस की बात की गई है, टैक्स इनवॉइस की बात नहीं की गई है। तो दैट मींस मिस्टर बी भी जो इनवॉइस क्रिएट करेंगे, जो इनवॉइस बनाएंगे, वो एक सिंपली इनवॉइस होगा, वो टैक्स इनवॉइस नहीं होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय हिम। तो यहां पर आप देखेंगे रेसिपिएंट जो है, बायर जो है, वो अपने आप को ही एक इनवॉइस इशू करेगा फ्रॉम दी जो गुड्स उसने सप्लायर से रिसीव की है। ऑन द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, जिस डेट में गुड्स रिसीव की जा रही हैं, सर्विसेज ली जा रही हैं, उसी डेट में वो इनवॉइस जो है इशू किया जाएगा बाय द रेसिपिएंट, बाय द बायर टू हिमसेल्फ। A registered person who is liable to pay tax under section 9 subsection 3 section 9 subsection 4 shall issue a payment voucher at the time of making payment to the supplier। तो जब गुड्स रिसीव करेगा, सर्विसेज रिसीव करेगा, तब वो एक इनवॉइस क्रिएट करेगा और जब वो पेमेंट करेगा उस समय वो एक पेमेंट वाउचर इशू करेगा और इसी पेमेंट वाउचर के बेसिस पर, इसी इनवॉइस के बेसिस पर वो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है उसको पे करेगा, डिस्चार्ज करेगा। आफ्टर दैट, in case of continuous supply of goods where successive statements of accounts or successive payments are involved, the invoice shall be issued before or at the time of each such statement is issued or as the case may be each such payment is received। तो बहुत बार आप देखते हैं बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है या फिर कोई ऐसा वर्क है जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहता है, तो उस केस में कहा गया कि जो इनवॉइस इशू किया जाएगा वो जो भी टर्म्स होंगे, जो भी एग्रीमेंट होगा, मान लीजिए एग्रीमेंट में लिखा गया है कि जो है 10% कंप्लीट जब वर्क हो जाएगा तो जो है पहला इनवॉइस इशू किया जाएगा, 20% इनवॉइस जो वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड इनवॉइस इशू किया जाएगा, 30% कंप्लीट जब वर्क हो जाता है तो नेक्स्ट इनवॉइस इशू किया जाएगा। तो बेसिकली जो आपकी टर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है वो इनवॉइस इशू किए जाएंगे। तो यहां पर बात की गई है कि जो स्टेटमेंट इशू की जाती है बेसिकली, जिससे आपको पता चलता है कितना वर्क जो है वो कंप्लीट किया जा चुका है, उसके बेसिस पर आप जो है इनवॉइस इशू कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ऐसी कोई टर्म्स नहीं है, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो जैसे जैसे आप पेमेंट करेंगे उस पेमेंट के बेसिस पर इनवॉइस इशू किया जाएगा बाय द रेसिपिएंट। Subject to the provision of clause D of subsection 3 in the case of continuous supply of services। तो यहां पर बात की गई थी गुड्स की, अब बात की जा रही है सर्विसेज की। Where the due date of payment is ascertained from the contract, the invoice shall be issued on or before the due date of payment। तो अगर मान लीजिए ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से पता लग सकती है तो इनवॉइस इशू किया जाएगा ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट वाले दिन। Where the due date of payment is not ascertainable from the contract, the invoice shall be issued before or at the time when the supplier of services receives the payment। तो अगर ड्यू डेट की कोई बात नहीं की गई है, ड्यू डेट की जो टर्म्स है वो पता नहीं लग रही है, तो जिस समय पेमेंट रिसीव करेगा उस समय वो जो है इनवॉइस इशू करेगा या उससे पहले इनवॉइस इशू करेगा। Where the payment is linked to the completion of an event, the invoice shall be issued on or before the date of completion of that event। और अगर मान लीजिए जो है
जो पेमेंट जो लिंक है वो कंप्लीशन से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया 10% कंप्लीट होगा तो पहला इनवॉइस इशू होगा, 20% कंप्लीट होगा तो सेकंड इनवॉइस इशू होगा। तो जैसे जैसे कंप्लीशन होगा वैसे वैसे आपको जो है इनवॉइस इशू करना होगा ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन। ये दोनों ही प्रोविजन जो है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के केस में बताए गए हैं, जहां पर कॉन्टिन्यूअस गुड्स की सप्लाई है या फिर कॉन्टिन्यूअस सर्विसेज की सप्लाई है। In a case where the supply of services ceases under a contract before the completion of the supply, the invoice shall be issued at the time when the supply ceases, and such invoice shall be issued to the extent of the supply made before such cessation. तो बेसिकली आपने मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, लेट से ए के द्वारा बी को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जानी थी। अब मान लीजिए बी ने ड्यूरिंग दैट पीरियड ही वो सर्विस कैंसिल कर दी और 40% सर्विस जो है वो कंप्लीट हुई है, 60% सर्विसेज अभी बाकी थी, लेकिन मिस्टर बी ने कहा कि अब वो सर्विसेज आगे नहीं लेना चाहते। तो ऐसे में कहा गया जितनी सर्विसेज आप दे चुके हैं आप उतनी सर्विसेज तक का इनवॉइस इशू करेंगे। और जैसे ही ये जो टर्म्स कैंसिल होती है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने से पहले ही आप जो है इनवॉइस इशू कर देंगे। तो जब आपकी टर्म्स कैंसिल हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, उस समय या उससे पहले आप जो है जितनी सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है उनके रिगार्डिंग इनवॉइस इशू कर देंगे। Notwithstanding anything contained in subsection 1, where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply take place, the invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. तो अगर मान लीजिए आपने कोई गुड्स सेल की है ऑन अप्रूवल बेसिस, दैट मींस बहुत बार ऐसा होता है आपने किसी कस्टमर को कोई गुड्स दी और कहा अगर आपको पसंद आती है तो आप इनको रखिएगा, अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप इनको वापस कर दीजिएगा। तो कई बार कस्टमर वो गुड्स ले जाता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना उसको समय दिया जाता है। तो ऐसे में कहा गया कि अगर आपने ऐसी कोई कंडीशन पर गुड्स सेल की है जो कि अप्रूवल बेसिस पर है, जो कि अगर अप्रूव की जाएंगी तो सेल मानी जाएंगी, अदरवाइज वो गुड्स रिटर्न कर दी जाएंगी। तो ऐसे में कहा गया कि विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, आपको 6 महीने के अंदर इनवॉइस इशू करना ही है। तो अगर मान लीजिए उसने अप्रूवल दे दी है तो ऐसे में जिस डेट में वो अप्रूवल देगा उस डेट में आप इनवॉइस इशू कर सकते हैं, या फिर टाइम ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंगली आप इनवॉइस इशू कर सकते हैं। बट मैक्सिमम आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर अगर वो गुड्स अप्रूव नहीं की जाती है और ना ही रिटर्न वापस आती है तो ऐसे में आपको इनवॉइस इशू करना ही होगा। For the purpose of this section, the expression tax invoice shall issued any revised invoice issued by the supplier in respect of a supply made early। तो जैसा कि हमने देखा था जहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बाद में अप्रूव होता है तो उस केस में आप रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करते हैं, तो वो भी रिवाइज्ड इनवॉइस भी क्या माना जाएगा, टैक्स इनवॉइस माना जाएगा, क्योंकि आप उस रिवाइज्ड इनवॉइस के अंदर बेसिकली टैक्स अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं फ्रॉम द बायर, फ्रॉम द रेसिपिएंट। यहाँ पर फॉर्मेट्स आपको जो है टैक्स इनवॉइस के रिगार्डिंग, बिल ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग, रिफंड वाउचर के रिगार्डिंग, पेमेंट वाउचर के रिगार्डिंग जो है प्रोवाइड किए गए हैं। हालांकि रूल्स के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो पर्टिकुलर्स है जो आपको टैक्स इनवॉइस के अंदर, बिल ऑफ सप्लाई के अंदर, रिफंड वाउचर के अंदर, पेमेंट वाउचर के अंदर मेंशन करना जरूरी है। उसके अलावा एक सेक्शन 31A इंसर्ट किया गया फ्रॉम दी 1 जनवरी 2020, जिसके अंदर बेसिकली कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है नोटिफाई कर सकती है सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स मोड टू दी रेसिपिएंट। तो जहां पर सप्लायर को जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी टू दी बायर, टू दी रेसिपिएंट। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल प्रिस्क्राइब a class of registered person who shall provide prescribed mode of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both
made by him and give option to such recipient to make payment accordingly in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. हालांकि अभी तक कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन फ्यूचर में जो है गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि सर्टेन कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स को जो है अपने बायर्स के लिए पेमेंट फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करानी होगी। हालांकि इनकम टैक्स के तहत जो है ऑलरेडी नोटिफाई किया जा चुका है, सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स के केस में जो है वहां पर आपको सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है टू दी रेसिपिएंट, लेकिन अभी तक जीएसटी लॉ में ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। उसके अलावा सेक्शन 32, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है वो किसी भी बायर से, किसी भी रेसिपिएंट से टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। A person who is not a registered person shall not collect in respect of any supply of goods or services or both any amount by way of tax. तो एज ए बायर जब भी कोई आपसे टैक्स चार्ज करता है तो उसके पास जीएसटी नंबर का होना जरूरी है। विदाउट जीएसटी नंबर वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। तो कोई भी सेलर विदाउट जीएसटी नंबर, विदाउट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। तो अगर प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा करता है तो वो गलत है, डिफॉल्टर है, और आप जो है ऐसे व्यक्ति को कोई टैक्स की पेमेंट ना करें जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है। नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल कलेक्ट टैक्स एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। और रजिस्टर्ड पर्सन भी अगर कोई टैक्स चार्ज करेगा तो वो एज पर जीएसटी लॉ चार्ज करेगा। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर गुड्स पर जीएसटी रेट 18% है, तो ऐसा नहीं है कि जो सेलर है वो आपसे 28% का जीएसटी चार्ज करेगा, वो 18% का ही जीएसटी चार्ज करेगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन भी अगर कोई टैक्स कलेक्ट करता है तो वो एज पर जीएसटी लॉ जो है टैक्स चार्ज करेगा। तो पहली बात, तो जो व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं है वो टैक्स, वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता फ्रॉम द बायर, फ्रॉम द रेसिपिएंट। और जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है वो भी अगर टैक्स चार्ज करता है तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू द एक्ट जो है वो जीएसटी चार्ज करेगा। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब ये है जो व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, जिसके पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर है। रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स ए पर्सन who is registered under section 25 but does not include a person having a unique identification number। तो हमने देखा था कुछ सिलेक्टेड केसेस में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो इशू किए जाते हैं। तो कोई व्यक्ति जिसके पास यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, अगर वो टैक्स चार्ज करता है तो वो गलत कर रहा है, वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। रीजन बीइंग वो एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना गया है जीएसटी लॉ के तहत, और रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है इसलिए वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। तो जिसके पास भी जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर है, जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, वही टैक्स चार्ज कर सकता है, और वो भी अकॉर्डिंग टू द एक्ट, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सेक्शन 33 जिसके अंदर बताया गया कि अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी टैक्स इनवॉइस या कोई भी डॉक्यूमेंट जो इशू किया जाता है बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट टू द बायर, उसमें कोई भी टैक्स अगर चार्ज किया है तो वो अलग से मेंशन किया जाएगा, टैक्स रेट एंड टैक्स अमाउंट। तो जैसे कि इस टैक्स इनवॉइस के अंदर आप देखेंगे 9% का सीजीएसटी, 9% का एसजीएसटी चार्ज किया गया है, 131 रुपीज की अमाउंट है। तो टैक्स रेट एंड टैक्स अमाउंट दोनों ही आपको मेंशन करनी जरूरी है। तो notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force, where any supply is made for a consideration, every person who is liable to pay tax for such supply shall prominently indicate in all the documents relating to the assessment, tax invoice and any other document the amount of tax which shall form part of the price at which such supply is made। तो ध्यान रखें, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने क्या किया, 1 लाख रुपए की गुड्स वैल्यू जो है
प्लस 18% 18,000 रुपए का जो जीएसटी है वो चार्ज किया। आपने इनवॉइस के अंदर सिंपली 1,18,000 रुपए की जो अमाउंट है वो मेंशन की। तो लेट से वैल्यू आपने मेंशन की 1,18,000 रुपए। आपने जीएसटी को अलग से इंडिकेट नहीं किया, अमाउंट को आपने अलग से जो है मेंशन नहीं किया, तो ऐसे में आपने जो है सेक्शन 33 का कॉन्ट्रावेंशन किया है। 50,000 रुपए तक की पेनल्टी आप पर लगाई जा सकती है। तो ऐसे में जीएसटी अमाउंट को मेंशन करना जरूरी है अगर आपने कोई भी टैक्स चार्ज किया है अंडर दिस इनवॉइस। तो ध्यान रखें, अगर आप सिंपली वैल्यू मेंशन कर देते हैं इंक्लूडिंग टैक्स, आपने यहां पर लिखा वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स 1,18,000 और आपने टैक्स अमाउंट को अलग से मेंशन नहीं किया इनवॉइस के अंदर, तो आपने जो है यह टैक्स इनवॉइस सही तरीके से जो है इशू नहीं किया है। ध्यान रखें, क्योंकि रेसिपिएंट को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो तभी मिलेगा जब वो टैक्स इनवॉइस होगा एज पर सेक्शन 31। और सेक्शन 31 में बताया गया है कि आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और टैक्स अमाउंट जो है वो मेंशन करना जरूरी है। इसके अलावा और बहुत सारे पर्टिकुलर्स हैं जो रूल 46, 46A और 48 में बताए गए हैं। तो इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो टैक्स इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लाई है, रिफंड वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर है, वो एज पर जीएसटी लॉ अगर सही से बना है तभी बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। तो सेक्शन 33 साफ साफ यह बात बताता है, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। तो टैक्स अमाउंट का अलग से मेंशन होना जरूरी है। आप इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट नहीं मेंशन कर सकते, आपको टैक्स वैल्यू अलग से लिखना जरूरी है।